और बहुत घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, आपको मेरा प्रणाम और मेरा नमन। मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि जिस सभा में महिला शक्ति की उपस्थिति भरपूर हो तो सोचो कि देवी मां ऊपर से आशीर्वाद बरस रही है हमारे ऊपर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका, मेरे नौजवान साथियों का, मेरे बड़ों का, जो गांव देहात से चल के यहां तक आए हैं और घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरनपुर से भागा भागा आया आपके लिए, फिर भी देरी हो गई और मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम लोगों ने महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा का अनावरण किया पूरनपुर में, और ये बहुत हर्ष का विषय है। और आज बाबू कल्याण सिंह जी की भी आज पुण्यतिथि है, तो मैं उनको भी नमन करता हूं। और जितने भी हमारे देश के महानुभाव हों, वो सब ने त्याग तपस्या किया, तब हिंदुस्तान आज विकसित देश बनने के गति में है। हम सब लोग उनको नमन करते हैं, सारे महानुभावों को याद करते हैं। हम लोग एक संकल्प आज लेने बैठे हैं, और वो संकल्प है कि ऐसा भारत अगली पीढ़ी देश में बनाएगी जिस भारत में असली लोकतंत्र जन्म लेगा। एक बार राम मनोहर लोहिया जी को किसी ने पूछा कि नेताजी, आप कांग्रेस के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो? आप तो पंडित नेहरू के मित्र रहे हो, लेकिन आप उनके खिलाफ पूरा बोलते हो, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। उसी सोच से पल बढ़ के मैं आजादी के लड़ाई में आया। लेकिन जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। भाइयों, हम इसलिए सांसद नहीं बने हैं कि हम मंच की बात आप तक पहुंचाएं। हम सांसद इसलिए बने हैं कि आपकी बात मंच पर बोल पाएं। जब इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी, जब सबकी बेटियों और बेटों को काम मिलेगा भरपूर, तो वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद करेगा। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों, 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में? अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी
तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। हमारे देश में आपके बाप दादाओं ने, आपके मां और दादियों और नानियों ने अपने कंगने बेच दिए इस देश की आजादी की लड़ाई में, अपनी हड्डियां तोड़वा दी, जेल की सजा काटी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया, तब हमारा देश जाके स्वतंत्र हुआ। आज केवल हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे ताली बजाएं, यह हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति हमारी तब होगी जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हों इस देश के लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पे, हाथ उठाइए, कितने लोग यहां पे इस देश को प्यार करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं? अपना हाथ उठाइए। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज जब आप गरीबी देखते हैं, आप बेरोजगारी अपनी पाते हैं, आप अपने बढ़ते हुए इलाज के दाम को देखते हैं, आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस को देखते हैं, आप दूध के, दही के, सब्जियों के, फलों के बढ़ते हुए कीमत को देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? भाइयों, जब मैं राजनीति में आया तो मैं एक शंकराचार्य महाराज के पास गया, मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा महाराज कुछ हमको ऐसा बताइए कि आजीवन हम लोग इसको गांठ बांध करके अपनी राजनीति का नींव बनाएं। उन्होंने केवल 2 लाइनें बोली। उन्होंने कहा, एक बेटा, दूसरों के हमेशा काम आना, और दूसरा बोले कि सच्चाई के मामले में कफन बांध के हमेशा चलना। उन्होंने कहा कि तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम एक सांसद, मंत्री ये सब बनो, तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में जहां भी अन्याय और जब भी अन्याय होगा, तुम उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी बन के बोलोगे। हमारे बाबा जी बैठे हैं यहां पे, प्रणाम करता हूं बाबा जी आपको। एक तो बाबा जियों को हमने पाल दिया, अभी इनको देख के दूसरे बाबा जी भी आ गए कि हमारा नंबर भी कहीं ना आ जाए। क्या गलत कह रहे हैं? कह रहे भाई 1-2 बाबा जियों का नंबर लग गया, हो सकता है हम मीटिंग में आए कल हमारा भी लग जाए नंबर। जय हो बाबा जी आपकी। इनको अभी से माला पहना दो भैया।
भाइयों, मैंने इस बार संसद में एक निजी विधेयक सदन के पटल पे डाला है, जिसको कहते हैं भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जो सरकार से ये मांग कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि आज 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय, 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो 5 लाख, 2 लाख, 50,000 धीरे 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 बेरोजगारी खत्म हो। इससे अच्छा कि सरकार बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेके बेरोजगारी एक क्षण में उसको परास्त करे। हमारे देश में कब तक असली मुद्दों पे हम शांत रहेंगे? कब तक हम केवल वोट राम और रहीम पे देंगे? कब तक हम केवल वोट जातिवाद पे देंगे? क्या हम लोग देश में ये नहीं समझते कि आग जो एक तरफ से शुरू होती है वो फैलते फैलते हमारे मकान तक भी पहुंचेगी? क्या ये हम नहीं समझ रहे? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अभी कोविड के चपेट में पता नहीं कितने 85 लाख लोग हिंदुस्तानी शहीद हुए। क्या आप जानते हो कि कोविड के बाद एक नई नौकरी की भर्ती नहीं हुई चिकित्सा में? एक नया डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक नया कंपाउंडर की भर्ती नहीं हुई, एक नए नर्स की भर्ती नहीं हुई। अगर कल कोविड भगवान ना करे फिर आ जाए देश में, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? बताइए, मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो संविदा कर्मचारियों ने कोविड में दिन रात कमर तोड़ मेहनत की और उस समय उनको बोला जाएगा, उस समय उनको बोला गया कि आज जो आप रिस्क उठाते हो देश के लिए, कल कोविड खत्म होने के बाद हम आपको पक्का करेंगे। क्या वो लोग पक्के हुए? बताइए, पक्के हुए? क्यों नहीं? हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। मैंने इस बार पूरी सांसद निधि केवल शिक्षा पे खर्च की, पूरी एक एक पैसा। अभी मैं आ रहा हूं सितंबर में बांटने के लिए। क्या किया मैंने? जितने भी कस्तूरबा विद्यालय हैं, 7 विद्यालय, सबको हमने कंप्यूटर और साइंस का लैब प्रदान किया है, पूरे जिले में 7। दूसरा, जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें हम लोगों ने नए कुर्सियां, नए टेबल और नया पूरा फर्नीचर का इंतजाम किया कि वो बैठने की जगह नहीं थी बच्चों के लिए। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अगले पीढ़ी सुरक्षित होगी। अगली जो मेरी सांसद निधि है, मैं केवल चिकित्सा पे, स्वास्थ्य पे खर्च करूंगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पीलीभीत के काम तब भी आएंगे जब वरुण गांधी रहेगा या नहीं रहेगा। हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए,
हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। आज हमारे देश में कितनी भीषण समस्याएं, किसान की समस्याएं देख लीजिए। इस साल कितनी कम बारिश हुई। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज मुआवजा उन किसानों को क्यों नहीं मिला अभी तक? कभी किसान कोविड में मारा जाए, कभी भूकंप में मारा जाए, कभी ओलावृष्टि में मारा जाए, कभी आड़ती में मारा जाए। आज पानी नहीं बरस रहा, साधन नहीं बने आज तक सिंचाई के। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। हम लोग वो राजनीति का बीज डालेंगे आपके सीने में जिस राजनीति से आपका और आपके बच्चों को फायदा मिले। किसी दूसरे को नीचे के दिखाने से आज तक कोई आदमी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन हां, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज पीलीभीत में कितने छोटे व्यापारी हैं जिनको कोविड के बाद और नोटबंदी के बाद लोन उठाने पड़े। कितने किसानों को लोन उठाने पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूं देश में। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। 99% लोगों को मात्र 9-9.5% लोन मिलते हैं। और वो तब मिलते हैं जब वो उस लोन के अधिकारियों के सामने एक लक्ष्मी दर्शन पेश करते हैं, नहीं तो वो प्रक्रिया इतनी मुश्किल कर देते हैं। यहां कितने लोग जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाह रहे थे वो टूट गए, उनके घर पे कुड़की लग गई क्योंकि वो अपने लोन समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये पैसे जो बैंक में हैं सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं। ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इस बात को कि आज भी बिना रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। गांव का आदमी झूठे केस अपने ऊपर पाता है, हाथ जोड़ के अपने ही देश में एक भिखारी के तरह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है कि मुझे भैया दादा बचा लो। क्या मैं सही कहता हूं, मैं गलत कहता हूं? और वो अधिकारी का एक दलाल होता है, वो उसको कहता है भैया शाम को आ जाना, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी। क्यों? जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए
जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। पुलिस की मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि पुलिस का इतना गहरा आतंक है हमारे देश में एक गरीब लोगों के ऊपर कि कोई न्याय की उम्मीद से हम लोग 100 साल दूर हैं इस चक्कर। कब आएगा वो समय जहां एक आम इंसान का बच्चा बड़ा सपना देख पाएगा, जहां एक आम इंसान का बच्चा ये कह पाएगा अपनी मां से कि मम्मी मैं बड़े होके प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बड़े होके सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, मैं बड़े होके ओलंपिक्स में मेडल जीतूंगा। आज मैंने एक स्टेडियम का उद्घाटन किया पूरनपुर में, जिसको हमने 8.5 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया है। आप लोग जाके देखिए। मैं चाहता हूं जगह जगह ये स्टेडियम हम बनाएं। अमरिया में भी एक स्टेडियम बन रहा है आपके। जब मैंने उन बच्चों को देखा तो उन बच्चों ने मेरे से पूछा कि भैया क्या इसमें बड़े बड़े लोग के बच्चे ही खेलेंगे कि हमको भी मौका मिलेगा? मैंने कहा भैया मौका नहीं मिलेगा, मालिकाना हक मिलेगा इस स्टेडियम का। बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कुछ भी खेलो, आओ मालिक के तरह आओ। हां, इसकी हिफाजत करो। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूं जिसमें आपके बच्चों की इज्जत हो, जिसमें आपको किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े, जिसमें आपको हाथ फहराना ना पड़े किसी के सामने। आप लोग शांत हो। मैं जानता हूं आप क्यों शांत हो, क्योंकि आपके मन में डर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके मन में भय है कि ज्यादा बोलेंगे कल हमारे ऊपर केस हो जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर हमारी दुकान पे आ जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको अधिकारी बुला लेंगे अपने यहां कि भैया बहुत बड़ा नेतागर्दी कर रहे हो। भाइयों, अगर तुम्हारे ऊपर केस लदेगा, मैं वो केस मिटा के अपने ऊपर ले लूंगा, चिंता मत करो। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है, अगर उस रास्ते से आपका रास्ता आसान हो। लेकिन अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहें? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? भाइयों, मैं केवल इतना कहूंगा कि वरुण गांधी किसी पीलीभीत के बहुत बड़ी सेठ के घर कभी चाय पीने नहीं गए। वरुण गांधी किसी बहुत बड़े साहूकार के घर नहीं गए खाना खाने। लेकिन वरुण गांधी इस पीलीभीत के एक एक गरीब के सपने को बांध के अपने सीने से रखने वाले आदमी हैं।
और मैं केवल एक ही चीज कहता हूं कि मेरी राजनीति केवल और केवल आपके हक, न्याय, इज्जत दिलाने की राजनीति है। जब कोविड हुआ, कोई माय का लाल नेता अपने घर से बाहर नहीं निकला। कुछ लोग काढ़ा बांटते फिर रहे थे। काढ़ा, क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन वरुण गांधी हर हफ्ते में एक बार पीलीभीत आते थे। मैंने अपने बच्चों की एफडी तोड़ी ताकि इस पूरे पीलीभीत में खाने के पैकेट बटे। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैंने दवाइयां का किसी सरकार से नहीं मांगा, अपने जेब से मैंने ऑक्सीजन और दवाइयां खरीद के यहाँ के अस्पतालों में भरी है। भगवान साक्षी है इस बात का। याद रखना, अस्पतालों में क्या हमने भंडारा एक एक साल नहीं चलाया था उस समय जहां लोग टूट गए थे? याद रखना कि जब सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जब सब उम्मीद टूट जाएगी, तो आपका ये भाई मुश्किल में से आपको पकड़ के निकालेगा। मेरा दाव, मेरा चाबुक अपने सम्मान में चले या ना चले, जिस दिन आपके मान सम्मान पे आंच आए, उस दिन चाबुक क्या सारा कुछ चला देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन दो निवेदन मेरे हैं, तीन। एक, ईमानदार राजनीति और समाज के हिस्सा बनिए, उसके पूरक बनिए। जहां भ्रष्टाचार दिखे, जहां अधिकारी कुछ मांगे, जहां पुलिस मांगे, जहां कोई आपसे कमीशन ले, मुझे फोन करिए, मैं उनको जेल भिजवा दूंगा एक दिन के अंदर। दूसरा, अपनी आवाज उठाइए, आवाज उठाइए असली मुद्दों पे। भले वो मुद्दा मेरे खिलाफ हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे मौत है। हम लोगों को इस देश में चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, महारानी अवंतीबाई लोधी, शहीद भगत सिंह, इनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। हम लोग केवल एक ही चीज कहेंगे कि राजनीति देश से बड़ी नहीं है, और पहली हमारी जिम्मेदारी देशभक्ति और देश प्रेम की है। अगर आप देश से प्यार करते हो तो मुझे वादा करो यहां से कि छाती चौड़ी करके जाओगे और मान सम्मान पे अपना समझौता नहीं करोगे। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं यहां पे कि अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे? हाथ उठा करो। अगर मान सम्मान से समझौता नहीं करोगे तो किसी चीज से डरो मत, किसी चीज से दबो मत। मैं जब यहां तक हूं, और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बाद की बात है। मेरे सारे लोग के ऊपर सुरक्षा कवच वरुण गांधी की है, और मैं कुछ, कोई आदमी मायका लाल ये बोले हम अकेले हैं, जब तक यहां पे सीने में दम है, कोई आदमी या महिला यहां अकेले नहीं है। सबके ऊपर मैं चट्टान के तरह खड़ा हूं। जाओ, जो करना है करो, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को पीछे से। दबो मत किसी के सामने, शेर के तरह दहाड़ो। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। और जो इस देश को प्यार करता है, जिसके गिरेबान में कोई चोर नहीं होता, वो राष्ट्रवादी भी है और वो वरुणवादी भी है। क्या तुम राष्ट्रवादी हो?
क्या तुम इस देश को बचाने के लिए अपना लहू बहा सकते हो? तो फिर डरने की क्या बात है? शेर बनो, रास्ता ईमानदारी का चुनो और देश का दिल जीतो। पीलीभीत का आदमी जहां पैर चल के बोले तो देश में सिंहासन डोले, देश में लोग जाने कि पीलीभीत में बाघ केवल जंगलों में नहीं